बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, एमके प्रिपरेशन ने टीचिंग जॉब्स के लिए या वन पेपर के लिए जनरल साइंस का जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट की है। इस सिलसिले में ग्रेड 8 का आज 9वां लेक्चर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइट के कुछ एस्पेक्ट्स के बारे में, देखेंगे कि लाइट किस तरह बिहेव करती है जब वो किसी मीडियम के साथ इंटरेक्ट करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो तब उसके साथ क्या होता है, उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, या जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं उनके साथ लाइट की जो रिफ्लेक्शन है या उनका जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप रिफ्लेक्शन के बारे में समझिए। जो लाइट है इट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, बट वेन एवर समथिंग प्लेस इन देयर पाथ, अगर किसी चीज को हम उसके रास्ते में रखते हैं तो लाइट का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब ये बिहेवियर डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आया है वो किस तरह का है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और कुछ बिल्कुल ही एब्जॉर्बेंट होते हैं जो लाइट को मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस इमेज में आप देखें तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से, जैसे सन से कोई लाइट ट्रेवल करती है वो डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के सामने से पास कर सकती है, कुछ जो है वो स्ट्राइक करके आप उसको देख सकते हैं। याद रखिएगा, आप सिर्फ उन चीजों को देख पाएंगे जिनसे लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो और आपकी आंखों में जाए, तब आप उसका इमेज जो है वो बनता है। जैसे कि सोर्स से जब लाइट इस टेबल पर पड़ेगी तो यहां से जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो हमारी आईज में जाएगी, तो वो हमारी इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी जिससे ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही हैं। अब अगर बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की, उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं उसमें सबसे पहले तो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है। ट्रांसमिट करने का मतलब यह है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से या एक जगह से दूसरी जगह तक जो है वो ट्रेवल कर सके, पहुंच सके, जैसे कि फिगर में आपको दिखाया। लेकिन अगर रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दें, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जैसे कि ग्लास है, शीशा, जिसके अंदर से लाइट पूरी तरह से पास कर जाती है, ट्रेवल करके उस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर जाए, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो आप उसको कह सकते हैं इंटरमीडिएट ट्रांसपेरेंट होते हैं। उनमें से लाइट का कुछ हिस्सा जो वो पास कर जाता है और कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। और उसके बाद आ जाता है लाइट की एब्जॉर्प्शन है। लाइट की एब्जॉर्प्शन ऐसा एक फिनोमेना है जिसके अंदर जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है वो सारी की सारी लाइट उसी ऑब्जेक्ट के अंदर जज़ब हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए और उसका कोई भी हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक ना हो, उसको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अगर हम 2 कलर्स की बात करें, व्हाइट और ब्लैक की, तो ब्लैक एक ऐसा कलर है जब उसके ऊपर किसी भी तरह की लाइट फॉल की जाए तो वो तमाम की तमाम लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और किसी भी चीज को, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते। यही वजह है कि वहां पर लाइट की एब्सेंस एक्चुअली हमें ब्लैक कलर के तौर पर दिखाई देती है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट की। तो स्पीड ऑफ लाइट एक काफी अमेजिंगली स्पीड जो है इसकी तेज होती है, जैसे 3 लाख किलोमीटर जो है वो पर सेकंड ट्रेवल कर जाती है एक लाइट। अगर इसको समझने की आप कोशिश करें तो हमारा जो सूरज है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है जमीन से दूर, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। इसके बावजूद भी लाइट को तकरीबन 8 मिनट लगते हैं सूरज से जमीन तक आने में, इतनी तेज स्पीड होने के बावजूद भी। और ये जो स्पीड है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। लाइट जो है वो एयर के अंदर या किसी डेंस मीडियम के अंदर जब पास करती है तो उसकी जो स्पीड है वो डिफर कर जाती है ड्यू टू द जो फॉर्मेशन है उस मीडियम की, उसकी वजह से। ओके जी, नेक्स्ट एक और बड़ा मजेदार इसका फिनोमेना है डिस्पर्शन का। लाइट यूजुअली हमें एक ही नजर आती है, जैसे सूर्य की लाइट हमें थोड़ी सी पेल येलो या व्हाइट नजर आती है, इस तरह जो ट्यूबलाइट की लाइट है वो हमें व्हाइट नजर आती है, या डिफरेंट कलर्स के जो बल्ब्स हैं वो हमें नजर आते हैं। बट एक्चुअली लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं जिसको हम डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर डिस्पर्स करके देख सकते हैं। इसका कॉमन फिनोमेना जो हमें नेचुरली नजर आता है, बारिश के बाद जो हमें रेनबो नजर आती है, वो एक्चुअली लाइट की डिस्पर्शन होती है। लाइट अगर किसी एंगल पर किसी ऐसे मीडियम पर पड़े जो ट्रांसपेरेंट हो तो वो उसको उसके कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यहां पर ये जो आप लाइट के कलर्स देख रहे हैं इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन कलर्स के आपस में जो डिफरेंस है वो वेवलेंथ की वजह से है। जितनी वेवलेंथ चेंज, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होती है वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता है। इस तरह के ग्लास को हम प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म से जब लाइट पास करती है तो ये अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसके कलर भी उसके हिसाब से डिफरेंट ही नजर आते हैं। इस फिनोमिना को हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं।
आगे लाइट से जो इमेजेस बनते हैं उसको पढ़ने से पहले आपको उसका रे मॉडल समझना पड़ेगा। रेज क्या होती हैं? रेज एक्चुअल में ऐसी लाइंस होती हैं जिसकी मदद से हम लाइट का पाथ या लाइट की जो मूवमेंट है उसको शो करवाते हैं पेपर के ऊपर 2D इमेजेस के जरिए। तो उनमें से ये जो एक सिंगल लाइन है इसको हम रे कहते हैं। ये एक सिंगल लाइन ये जो लाइट की मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करती है। ये जो एक पूरा सेटअप देख रहे हैं इनको पैरेलल रेज कहते हैं। पैरेलल रेज एक्चुअली बताती हैं कि किस तरह लाइट का एक बंडल या लाइट का एक सेट जो है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसके बाद ये जो इतना हिस्सा है इसको हम कन्वर्जिंग सेट ऑफ रेज कहते हैं। कन्वर्जिंग मींस कि लाइट कहीं से डिस्पर्स होकर आ रही है और वो फोकस हो जाए किसी एक पॉइंट पर, इसको कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। इसी तरह ये जो एक सेट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये लाइट सोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है और लाइट जो वो स्प्रेड हो रही है, डिस्पर्स हो रही है, इस तरह के फिनोमेना को हम डाइवर्जेंस कहते हैं या डाइवर्जिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस किस की वजह से होता है उसको भी आगे हम डिटेल से देखेंगे कि किस तरह एक लेंस जो है, स्फेरिकल लेंस जो है वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जेंस के तौर पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट, किसी शाइनी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो लाइट अपना रास्ता चेंज कर लेती है। किस तरह से चेंज करती है, उसके लॉस क्या हैं, उसको पढ़ने से पहले हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ एसोसिएट है उनको देखते हैं। फर्स्ट इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो लाइट होती है जो किसी सोर्स से आ रही होती है, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, जो किसी सरफेस के ऊपर आकर टकराती है और रिफ्लेक्ट होती है, इंसिडेंट रे कहलाती है। और जब वो टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती है, पाथ चेंज कर लेती है या स्पीड चेंज कर लेती है, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अगर सोर्स ऑफ लाइट है, हम इससे कोई लाइट जो है वो आती है और इसके रास्ते में हम कोई शाइनी सरफेस रख देते हैं और ये यहां से टकरा कर इस डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो जो सोर्स ऑफ लाइट से रे आ रही है इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो यहां से टर्न हुई है, रिफ्लेक्ट हो गई है, अपना रास्ता जिससे चेंज कर लिया, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली वो पॉइंट है जहां पर लाइट आके टकराती है। जैसे इस केस में इस पॉइंट पर ये लाइट यहां से आके इस जगह से टकरा कर इधर को टर्न हो रही है, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। उसके बाद नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी सरफेस थी और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो सरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर जो हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, 90 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, ये हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। सिमिलरली इस नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको स्मॉल और स्मॉल आई से इंडिकेट किया जाता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो हमारे पास ये 4-5 बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं। जब भी हम लाइट की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो यही वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये हमारा नॉर्मल है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और जो रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये इस सरफेस को आप इस डायरेक्शन से देख सकते हैं अप एंड डाउन में, और या आप उसको इस डायरेक्शन में भी देख सकते हैं। अगर इस मिरर को हम सरफेस कंसीडर करें तो ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, ये हमारा प्लेन है। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। दोनों इमेजेस को ज़हन में रखिएगा, इसी की बेस पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। ओके जी, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास है वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीन चीजें, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों जो है वो एक सेम प्लेन के ऊपर लाए करने चाहिए। इस इमेज को देखें, आप देख सकते हैं ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये हमारा है नॉर्मल। आप देख सकते हैं कि ये तीनों लाइंस इस एक प्लेन पर ही वाक़ई हैं, उसी एक प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रे या रिफ्लेक्टेड रे या इंसिडेंट रे में से कुछ भी दूसरे प्लेन में हो, ये तीनों के तीनों चीजें एक प्लेन पर वाक़ई होनी चाहिए। ये पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। सेकंड इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये एंगल I और एंगल R, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी इक्वल। ये हमारा दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इन दोनों लॉज के बगैर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर इनमें से कोई एक लॉ भी वायलेट होता है तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके जी, मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इन दोनों इमेजेस को देखें। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये एक स्मूथ सरफेस है। इस स्मूथ सरफेस के ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो सारी की सारी लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मैनर में रिफ्लेक्ट होती है। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं कि इंसिडेंट रे भी पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट इस सरफेस को देखें, ये सरफेस स्मूथ नहीं है, आप इस पे बम्प्स देख सकते हैं। तो जब लाइट इसमें फॉल करती है तो वो लाइट इन बम्प्स पे पड़ने की वजह से आप देख सकते हैं कि उनका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। ये पैरेलल नहीं रहती, इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इस तरह की जो रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन है इसको हम इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन की यही दो टाइप्स हैं, रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके जी, अब देखते हैं कि इमेज कैसे इमेज की फॉर्मेशन कैसी होती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज कैसे बनता है। अब इमेज एक्चुअली दो तरीकों से बनता है। एक है आप इमेज को डायरेक्ट नेकेड आई से देखते हैं और एक है आप किसी इमेज को किसी मिरर के थ्रू देखते हैं। अगर आप डायरेक्ट देखते हैं वो तो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हुए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट, ये अगर फर्ज करें कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर लाइट फॉल करेगी, टकराकर जो आपकी आई है उसमें जाएगी तो आपको वो इमेज जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज आपकी आंख में बन जाएगा। बट इन केस कि आप एक मिरर के थ्रू किसी इमेज को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अब इसमें क्या होगा, हम स्टार्ट करते हैं इसकी टॉप से। तो आप देखिए कि टॉप से ये दो लाइट्स रेज जो है इसमें से निकल रही हैं, इस मिरर की वजह से ये रिफ्लेक्ट होकर यहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में जा रही हैं। और इसी तरह बॉटम से जो दो रेज निकल रही हैं ये भी रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों में जा रही हैं। अगर हम इन्हीं रेज को एक्सटेंड करें तो आप देख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पीछे पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक वर्चुअल इमेज इस तरह से क्रिएट होता है जैसे ये ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे पड़ा हुआ है। इस एक्सटेंडेड रे से हम इसको जो है वो उसकी प्लेस को बता सकते हैं। तो मिरर के थ्रू जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट जो है वो मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, देन आपकी आंख में जाएगी और आपको नजर आएगी। और जस्ट लाइक दैट कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर से दूसरी साइड पर पड़ा हो। तो इस तरह से एक रिफ्लेक्टेड रे आपको फील करवाती है जैसे ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली देख रहे हैं। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना कि जब आप कभी आपने नोट किया कि अगर आप ग्लास या मिरर के थ्रू अगर देख रहे हो तो आपको आपका इमेज उल्टा नजर आता है। इसीलिए आपने कभी एम्बुलेंस के वर्ड्स पर गौर किया हो तो एम्बुलेंस के सामने जो वर्ड्स लिखे होते हैं वो भी उल्टा ही लिखे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आगे वाली गाड़ी या आगे वाला जो शख्स ड्राइवर है वो देखेगा अपने मिरर के थ्रू तो मिरर में ऑब्जेक्ट हमेशा ऑपोजिट बनता है। लाइक आई एम स्टैंडिंग इन दिस वे, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मेरे सामने मिरर आ जाता है तो मेरा राइट इमेज के अंदर मेरा लेफ्ट लगेगा क्योंकि इमेज एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जैक्ट उलट बनता है जिससे लेफ्ट और राइट जो है वो चेंज हो जाते हैं। दैट इज वाई जो एम्बुलेंसेज हैं उनके ऊपर जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा होता है उसको उल्टा लिखा होता है। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अक्सर जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस में आ जाता है। ओके जी, अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो उसको बात करने से पहले चंद एक चीजें हैं जो चंद टर्मिनोलॉजीज हैं उससे एसोसिएट हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? ये ऑब्जेक्ट के साइज से रिलेटेड है। ये हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा या कितना छोटा या सेम साइज का होगा। हम यूं कह सकते हैं कि जो साइजेस की वेरिएशन है उसको हम किसी ऑब्जेक्ट किसी लेंस की या किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्निफिकेशन से रिलेट करते हैं। कोई ऑब्जेक्ट किसी इमेज को कितना बड़ा दिखाएगा या कितना छोटा दिखाएगा वो उसकी मैग्निफिकेशन कहलाती है। देन सेकंड इज एटीट्यूड ऑफ एन इमेज इंडिकेट वेदर द इमेज इज ओरिएंटेड द सेम वे एज द ऑब्जेक्ट
यानी कि उसकी अपसाइड डाउन और उसकी जो डायरेक्शन है वो इन्वर्टेड है या सेम वैसे ही दिखा रहा है। जैसे आगे हम मिरर की इस वक्त में बात कर रहे थे कि मिरर में हमारे पास जो इमेज बनता है वो इन्वर्टेड होता है, उसका जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट हो चुका होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इमेजेस और ग्लासेस या इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उसको सीधा करके दिखाते हैं, तो वो इस टर्म के साथ एसोसिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज इमेज पोजीशन। जैसे अभी हमने बात की कि आप मिरर के थ्रू जब किसी इमेज को देखते हैं तो हमें ऐसा फील आती है जैसे ऑब्जेक्ट मिरर से पीछे पड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन भी वेरी करती है, जो हमारा ब्रेन जो है उसको मैनिपुलेट करके हमें दिखाता है। तो तीसरी जो चीज उसकी इमेज के साथ एसोसिएट होती है वो उसकी पोजीशन होती है। और लास्ट थिंग उसकी इमेज की टाइप है दैट इट शुड बी विर्चुअल, रियल और विर्चुअल। कुछ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे हम किसी चीज को डायरेक्टली देख रहे हैं उसका रियल इमेज बनता है, और अगर किसी चीज को मिरर के थ्रू देख रहे हैं वो उसका विर्चुअल इमेज बनता है। अगर रियल और विर्चुअल इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आगे हम डिटेल से देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले तो हमारे पास है रियल इमेज। रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज जो है वो लाइट रेज से बनती है जो कन्वर्जिंग हो उस पॉइंट पर जो उसके फोकल पॉइंट के पीछे डाइवर्ज हो रही हो, तो ये एक रियल इमेज होता है। इसका फोकल पॉइंट के ऊपर अगर कोई किसी लाइट रे जो सोर्स से आती हुई रेज जो है अगर उसके फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज हो तो वो उसका रियल इमेज बनाएंगी। जबकि दूसरी साइड पर जो हमारे पास विर्चुअल इमेज है उसके अंदर जो उसकी पोजीशन है वो डिफरेंट होती है, उसमें लाइट रेज जो है वो कन्वर्ज नहीं हो रही होती इमेज की पोजीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं कि कैंडल से रियल इमेज जो बनती है, अगर आप उसके सामने अपना हाथ रखते हैं किसी प्रोजेक्टर के ऊपर जो उसका साया बनता है वो उसका रियल इमेज कहलाता है। लेकिन जब आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं उसका साइज डिफर करता है, वो उसका एक विर्चुअल इमेज क्रिएट करती हैं। ओके जी, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, अच्छा अब मिरर की दो तरह के मिरर्स होते हैं, एक स्फेरिकल मिरर्स है, एक प्लेन मिरर्स है। प्लेन मिरर्स जनरली जो हम देखते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, जिनमें कोई कर्व या कर्वेचर नहीं होता, उनको हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो प्लेन मिरर के साथ जो इमेज बनेगी उसकी खसूसियात की अगर हम बात करें तो उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो सेम साइज की होती है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा, जितना उसका साइज होगा, जिस तरह का भी वो होगा, वो उसी तरह का ही अपने इमेज में नजर आएगा। उसकी जो पोजीशन है वो सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होगा जैसा कि ऑब्जेक्ट का, यानी कि ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा मिरर से उतना ही उसके इमेज का भी डिस्टेंस होगा मिरर से। और उसका जो एटीट्यूड है वो अपराइट होगा बट लिटरली इन्वर्टेड होगा। तो ये इसके साथ साथ जो उसकी टाइप है वो एक विर्चुअल इमेज बनाएगी। ये प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की खसूसियात हैं। और अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर्स की तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यूं समझे कि एक स्फेरिकल बॉल है, अगर मैं यहां पे इसको बना सकूं तो स्फेरिकल बॉल है, उसका आप एक सेक्शन कट कर दें तो एक सेक्शन अगर आप कट करेंगे तो वो कुछ इस तरह का कर्व्ड इमेज बनेगा जिसको हम स्फेरिकल इमेज स्फेरिकल मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स और कनकेव मिरर। लेकिन कन्वेक्स और कनकेव मिरर पर जाने से पहले हम बात करते हैं एक पेरिस्कोप की। व्हाट इज अ पेरिस्कोप? अब चूंकि हमें पता है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, सीधे रास्ते में ट्रेवल करती है, ये बेंड नहीं हो सकती। अगर उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो उससे पार नहीं जा सकती अनलेस कि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो। तो पेरिस्कोप एक ऐसी स्कोप है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लाइट को बेंड करवाता है और डिफरेंट रास्तों के जरिए भी हम जो इमेज को किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन या इसके पीछे जो बेसिक फिनोमेना है वो कुछ ऐसा है कि हम उसके अंदर इस तरह के लेंस इस्तेमाल करते हैं जो 45 के एंगल पर टिल्टेड होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो हमारे पास लेंसेज हैं ये 45 के एंगल पर कन्वर्ज है। जब लाइट इस पर फॉल करती है तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर जाती है और यहां से अगेन 45 पर रिफ्लेक्ट होकर यहां से बाहर निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो एक बेंडेड पाथ को फॉलो करती है। इस इंस्ट्रूमेंट को हम पेरिस्कोप कहते हैं, जो समंदर के अंदर चलने वाली ऑब्दोजें या जो सबमर्ज्ड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ये लगी होती हैं, जिसके जरिए नॉर्मली जो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए चीजें इस्तेमाल होती हैं, जिसके जरिए इजीली उनको देखा जा सकता है। बेसिक फिनोमेना इसके अंदर जो टिल्टेड लेंस लगे हुए हैं 45 के एंगल पर वो प्ले करते हैं, जो लाइट को एक पर्टिकुलर एंगल पर बेंड करवा कर उसका पाथ चेंज करवा देते हैं और देखने वाले को इस काबिल बनाते हैं कि वो मुड़े हुए रास्तों के जरिए भी चीजों को देख सके।
आप ये पेरिस्कोप घर में भी बना सकते हैं। जैसे आपको उसका बेसिक फिनोमेना आपको बताया हुआ है कि आपने उसके दोनों कॉर्नर पर एक सिंपल प्लेन मिरर लें और उसको 45 के एंगल पर इस तरह कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर फिट कर सकें, तो आप घर में भी एक पेरिस्कोप बना सकते हैं जिससे आप टिल्टेड रस्तों को भी देख सकते हैं। ओके जी, अब बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के कलर की। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और स्टार्ट में मैं कुछ ऐसा कहूँगा जो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आप उसको समझ सकेंगे। एक्चुअल में हमें जो कलर नजर आते हैं वो वहां पर मौजूद ही नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझने के लिए इस इमेज को जरा गौर से देखें। जो इंसिडेंट लाइट होती है, वाइट लाइट होती है, वो इन कलर्स पर मुश्तमिल होती है। जब लाइट उस पर फॉल करती है, फॉर एग्जांपल ये रेड एप्पल है, तो एक्चुअली सारी लाइट्स इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सिर्फ रेड लाइट जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी। दैट इज वाई हमें ये ऑब्जेक्ट रेड नजर आता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये ऑब्जेक्ट रेड है ही नहीं, क्योंकि इसने बाकी अदर लाइट्स एब्जॉर्ब की हैं, रेड एब्जॉर्ब नहीं की। बट चूंकि ये रेड लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हमें लाइट रेड नजर आती है, तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें उसी कलर में नजर आएगा। सेम इज द केस, जो व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जो ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट हैं वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जो ब्लैक कलर एक्चुअल में एब्सेंस ऑफ लाइट होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट जो है वो हमें एज अ ब्लैक नजर आती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो इस पे डिपेंड करता है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो हमें नजर आएगी। जिस भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, जो हमें लाइट नजर आएगी, उसी की बेस पे ही हम किसी ऑब्जेक्ट के कलर को डिटरमिन कर सकते हैं। ओके, जब बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर आप लाइट को एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में ट्रेवल करवाते हैं, लाइक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हैं, जैसे कि हवा ये एक लाइटर मीडियम है, जबकि ग्लास या पानी ये एक डेंसर मीडियम है। दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है। तो जब इस तरह का मीडियम शिफ्ट होता है लाइट का, तो लाइट अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। नॉर्मल की तरह किस तरफ बेंड होती है? ये देखिए, आप फर्ज करें कि आपके पास ये सरफेस है, ये एक सरफेस है। आप इस तरफ जो है हमारे पास एक लाइटर मीडियम है और इस तरफ जो है हमारे पास एक डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट एंटर होगी इस लाइटर मीडियम से डेंसर की तरफ, तो यहां पर फर्ज करें कि ये हमारा नॉर्मल है, तो वो स्लाइटली टिल्ट करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हमें ऐसा फील होते हैं जैसे वो बेंड हो गए हैं। जैसे कि आप यहां पर ये देख सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट भी आप उसके अंदर प्लेस करेंगे तो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट ये जो ऑब्जेक्ट हमें थोड़ा सा टिल्ट या बेंडेड नजर आएगा। आप इसको खुद से भी देख सकते हैं। आप कोई पेंसिल लें, उसको आधे ग्लास पानी के अंदर उसको डुबो के देखें, तो आपको ऐसे लगेगा कि जो हिस्सा पेंसिल का पानी के अंदर है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्लास। उसकी वजह रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है कि जब लाइट का मीडियम का चेंज होता है तो वो थोड़ी सी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं इस इमेज के अंदर भी, यहां पर भी ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब ये सोर्स ऑफ लाइट एयर से हम ग्लास में जाते हैं तो ये अपने नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह ये दूसरी तरह पे भी काम करता है कि अगर हम डेंसर मीडियम से इस लाइट को लाइटर मीडियम की तरफ भेजें तो ये इंसिडेंट से अवे थोड़ा सा डाइफेक्ट होगी। अगर लाइट से डेंसर मीडियम में जाए टूवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर हम इसको डेंसर से लाइटर मीडियम को लाइट को ट्रेवल करें तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहां पर आपको ऐसा लगेगा ये एक ही पेंसिल है, ये सिंगल पीस पेंसिल है, बट ड्यू टू द रिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं कि लाइट वो जो पेंसिल है थोड़ी सी बेंट नजर आ रही है। ओके जी, स्फेरिकल मिरर्स की बात करें, जो पीछे थोड़ा सा इसका स्टार्टअप हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। अगर आप बड़ा सा सफियर लें, सफियर के एक हिस्से को उसको कट कर दें तो ये आपको एक स्फेरिकल मिरर नजर आएगा। ये एक बेंट मिरर होता है जिसकी हम एक सरफेस को पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सरफेस जो है वो रफ रहती है, जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। दो तरह के होते हैं, डिपेंड अपॉन इट्स कर्वेचर। अगर हम ये आउटर सरफेस जो है वो शाइनी सरफेस बना दें तो ये एक कन्वेक्स मिरर कहलाती है, और अगर हम इनर सरफेस ये जो गोलाई अंदर वाली साइड है इसको पॉलिश कर दें तो इसको हम कनकेव मिरर
कहते हैं। तो ये एक्चुअली पार्ट ऑफ द सफियर्स होते हैं और इनके बेंड की वजह से हम इनको स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आगे हम जरा देखते हैं, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ जाने से पहले जो कुछ टेक्निकल टर्म्स इनके साथ एसोसिएट है उनकी तरफ देख लेते हैं। फर्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चूंकि इनका कर्व बन रहा है, इनका कर्वेचर बन रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को नोट किया जाता है सी से, इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो आप समझे कि ये इसका वो इमेजिनरी स्फीयर है जिसका वो हिस्सा रहा है। तो इस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो असल में इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर जैसे हमने पहले देखा है कि किसी स्फीयर का एक पार्ट होते हैं, तो जिस स्फीयर का वो हिस्सा होते हैं उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इस तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर वो लाइन होती है जो इनके वो इमेजिनरी स्फीयर के रेडियस को इंडिकेट करती है। इसको आर से हम डिनोट करते हैं। पोल P इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो ये मिड पॉइंट होता है, ये वाला हिस्सा, उसको हम पोल कहते हैं, जिसको P से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। ये जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स, ये 4 चीजें हैं जो एसोसिएट होती हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके जी, नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं फोकल लेंथ और फोकल पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, ये दोनों जो लेंस है अपनी नोयत के हिसाब से लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस टाइप ऑफ लेंस, आप देख सकते हैं कि इस पे जितने भी लाइट पड़ती है, इस कन्वेक्स लेंस पे जितनी भी लाइट पड़ती है, वो उन सब को एक जगह पर फोकस करती है। जिस पॉइंट पर उसको फोकस करती है उस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट या फोकस पॉइंट कहते हैं। बट दूसरी साइड हमारे पास ये जो हमारे पास कनकेव मिरर है, ये लाइट को डिस्पर्स करता है। हम यूं कह सकते हैं कि अगर यहां से लाइट हमें पास डिस्पर्स होती हुई नजर आ रही है, तो जो इसका इमेजिनरी सोर्स बनता है वो उसका फोकस पॉइंट कहलाएगा। और दूसरी जो बात अहम है वो देखने वाली ये है कि इसका जो फोकस पॉइंट है वो इनसाइड द मिरर आपको फील होगा, इनसाइड द स्फीयर फील होगा, बट इस डायरेक्शन में ये आपको आउटसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द सोर्स जो है वो फील होगा। ओके जी, मूविंग नेक्स्ट, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप एक स्पून ले, उसको अच्छी तरह से पॉलिश करें, तो स्पून की जो इनर साइड है वो एज ए कन्वेक्स लेंस और उसकी जो आउटर साइड है वो एज ए कनकेव लेंस के तौर पर काम करेगी। और अगर आप उनसे इमेज देखें तो आप यहां पे ये डिफरेंस देख सकते हैं कि इस एनिमेटेड कैरेक्टर का जो इमेज है वो प्लेन मिरर पर एग्जैक्टली सेम है जिस तरह का वो कैरेक्टर, एनिमेटेड कैरेक्टर है। बट अगर हम बात करें इसकी कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में आप देख सकते हैं कि उसकी इमेज ज्यादा जूम्ड है, ज्यादा बड़ी है और थोड़ी सी फैली हुई है। और कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स के अंदर ये इमेज थोड़ा सा दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये लाइट को फोकल पॉइंट से परे कन्वर्ज करता है। इस वजह से ये इमेज छोटा और थोड़ा सा दूर जाता हुआ नजर आएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कनकेव और कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन है, जरा हम उसको डिटेल से देख लेते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन को गौर से देख लेते हैं। ये यहाँ पर इस इमेज के अंदर ये आपके पास एक कनकेव मिरर है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमें जो इमेज बनाना जो है वो रिक्वायर्ड है। और यहाँ से आप देखिए कि एक लाइट रे पास करेगी जो इस लेंस से टकराएगी और उसके फोकल पॉइंट से गुजरेगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ये लाइट उसके प्रिंसिपल एक्सिस से टकराती है तो वो उसके फोकल पॉइंट से परे जो है वो गुजरेगी। इस तरह अगर लाइट उसके फोकल पॉइंट से गुजरती है तो ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई लाइट जो है ray of light जो passing through the center of the curvature of the convex mirror is refracted back along the same path, तो अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट गुजर कर जा रही है तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी। तो इस तरह से जो डिफरेंट रेज है डिफरेंट पॉइंट से कन्वेक्स मिरर से, और उनकी जो रिफ्लेक्शन है वो भी डिफरेंट पॉइंट से ही होगी। उसके बाद
कुछ आगे अमेजिंग कॉन्सेप्ट है कन्वेक्स मिरर के। ऑब्जेक्ट जो है इससे रियल और इन्वर्टेड बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट इसके फोकल पॉइंट से गुजरती है वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल मूव करेगी तो इस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट इन्वर्टेड जो इमेज है वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनता हुआ आपको नजर आएगा। ओके ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन, पोजीशन, एटीट्यूड और उसकी जो टाइप्स हैं जो ऑब्जेक्ट इसके स्फेरिकल मिरर से बनते हैं उनमें से कुछ इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस की हुई है। जो हमारे पास कर्व पाथ होते हैं हिली एरियाज में वहाँ पे आप कन्वेक्स मिरर लगाते हैं ड्यू टू जो वो लाइट को स्प्रेड करते हैं जिसकी वजह से वो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं और हमें उस कर्व के मोड़ के परली तरफ भी कोई अगर गाड़ी या कोई चीज़ आ रही है तो उससे पता चल जाता है। इसी तरह जो साइड मिरर्स होते हैं गाड़ियों के उसके अंदर भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड व्यू उसका नज़र आ सके। और इर्द गिर्द जो किसी भी गाड़ी का नो एरिया होता है जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़र नहीं भी आता तो कन्वेक्स मिरर को यूज़ करने की वजह से उनका स्पेक्ट्रम वाइड हो जाता है और ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट हैं वो नज़र आ जाते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं जो कन्वेक्स मिरर से जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उसके बारे में। यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो कहते हैं अगर हम रे को ड्रॉ करें फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो इसके ऊपर फॉल करे तो इंसिडेंट रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्ट अलोंग अ लाइन फ्रॉम द फोकल पॉइंट। तो यहाँ पर जो लाइट हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस से पास करवा रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगी उस लाइन के पैरेलल, उस लाइन के साथ जो उसके फोकल पॉइंट में से गुजर रही है। उसके बाद अगर हम लाइट को इस तरह से बनाएं जो उसके पोल P के साथ स्ट्राइक करे तो वो सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी पोल के साथ जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे का होगा। अगर कोई इंसिडेंट लाइट उसके पोल पर स्ट्राइक करेगी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगले केस में एन इंसिडेंट लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्चुअल फोकल पॉइंट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वर्चुअल फोकल पॉइंट पर ये आप देखें कि इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये फोकल पॉइंट में से गुजरी है तो ये वर्चुअल फोकल पॉइंट पर अगर कोई लाइट रे करेगी तो ये उसके प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो है वो मूव होती हुई नजर आएगी। ओके, फर्दर अगर अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स लेंस, और अगर वर्चुअली ये देखें ये वर्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वेक्स मिरर से पास करे तो ये सेम पाथ पे ही वापस मूव करेगी। जिस पाथ पे ये गई है उसी पाथ पे ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाएगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स से लाइट रे के कन्वेक्स मिरर से ये आपको मैं आगे बता चुका हूं कि हिली एरियाज में जो हमारा कन्वेक्स मिरर है वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि उस टर्न की दूसरी तरफ कोई कार या कोई व्हीकल आ रही है तो उसको देखा जा सके। तो दैट्स इट फॉर द सेशन। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के हवाले से। अब कुछ हमारे पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज a ray of light is incident towards a plane mirror at an angle of 30 degree with the mirror surface, what will be the angle of reflection? अब हमें पता है कि जो टोटल एंगल होता है ये अगर प्लेन सरफेस है ये उसका नॉर्मल है तो टोटल एंगल होता है 90 का। तो अब इंसिडेंट लाइट जो है वो 30 डिग्री पर आ रही है तो 90 माइनस 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो 60 के एंगल से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो आंसर इज बी 60 डिग्री। If the angle of incidence is 45 degree, then what will be the angle of refraction? Again, अब हमारे पास टोटल एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है तो 45 जो है वो इंसिडेंट रे अगर 45 बनाकर आ रही है तो जो रिफ्रैक्टेड होगी उसका एंगल भी उसके साथ 45 डिग्री ही होगा। Which letter after reflection from a plane mirror will remain unchanged? हमें पता है कि प्लेन मिरर से जो ऑब्जेक्ट बनता है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब उसका लेफ्ट जो है वो उस ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है वो इमेज का राइट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का जो राइट है वो इमेज का लेफ्ट बनता है, वो बिल्कुल इन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इन चारों ऑब्जेक्ट्स चारों लेटर्स में अगर देखें तो एम एक ऐसा लेटर है इसको अगर हम टोटली इन्वर्ट भी कर दें तो वो अनचेंज रहेगा, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, अब यहां पर देखिए एयर जो है वो लाइटर मीडियम है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ है वो स्लाइटली
बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ऑप्शन बी विल बी द राइट, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास विल कॉज द स्पीड ऑफ लाइट टू। अब देखिए अगेन लाइटर मीडियम से हम किस में जा रहे हैं, डेंसर मीडियम में। मीडियम डेंस है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह अगर लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम की तरफ जाए तो उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। ओके जी, नेक्स्ट फॉर concave mirror, real and inverted images of the same size is formed when object is placed at center of curvature। center of curvature में convex mirror के अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को center of curvature पर प्लेस करें तो उसका जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। नेक्स्ट फॉर concave mirror, अगर कोई इमेज नहीं बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कब? जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें उसके फोकल पॉइंट पर। कोई ऑब्जेक्ट अगर कनकेव मिरर के फोकल पॉइंट पर मौजूद होगा तो उसका कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो है वो उस मिरर से बाहर निकल जाएगी, कहीं पर भी फोकस्ड नहीं होगी। टू गेट एन इनलार्ज एंड अपराइट इमेज विच मिरर वी शुड यूज, तो जो कन्वेक्स मिरर है उससे हम एक बड़ा और जो थोड़ा सा इनलार्ज इमेज जो है वो देख सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक इमेज दिखाई गई है, प्लेन मिरर से बनने वाला एक क्लॉक का इमेज है। तो वो कह रहा है कि इसमें आप बताएं कि एक्चुअल में टाइम क्या है। अब हमें पता है कि प्लेन मिरर से बनने वाला जो इमेज होता है वो टोटली इन्वर्टेड है। दैट मीन अगर ये यहां पर 9 नजर आ रहा है तो एक्चुअल में ये क्या है, 3 है। तो इसी तरह अगर यहां पर ये 25 अगर हमें नजर आ रहा है तो इट शुड बी 35। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज 325 राइट आंसर होगा, क्योंकि ये इमेज जो है वो इन्वर्टेड है। नेक्स्ट वी हैव अ डेंटिस्ट यूज अ स्मॉल डेंटल मिरर टू हेल्प मैग्नीफाई टीथ इन योर माउथ। तो वो होता है जी कन्वेक्स मिरर, जो आपके दांतों को थोड़ा सा इनलार्ज और थोड़ा सा उसको बड़ा करके दिखाता है। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो एसोसिएट है लाइट की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के साथ। इसके साथ साथ हमने जो स्फेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनसे बनने वाले जो इमेजेस हैं और उनसे एसोसिएट जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो देखी थी। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।